नमस्कार, जय हिंद दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट जो जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर का है। इसमें देखिए टोटल 16 प्रैक्टिस सेट हैं, तो हम सोचे कि इसका टोटल प्रैक्टिस सेट करवा दें। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए इंडेक्स में नीचे आइएगा तो देखिएगा इसमें प्रैक्टिस सेट 1, इसमें टोटल देखिए इसमें टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है। टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग इसको बारी बारी से सब कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों दिया है मिलान करने वाला, तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का देखिए मेहरगढ़ दोस्तों आपको पता ही होगा, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। और यहाँ ये चिरांद आप लोग को पता ही होगा, बिहार के भागलपुर ज़िले में है। और गुफराल ये कश्मीर में है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। देखिए ये कथन और कारक का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। कथन में दिया है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और इसका कारण दिया है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो दोस्तों ये देखिए हमको तो दोनों क्वेश्चन ठीक लग रहा है, और आर का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। चलिए हड़प्पा पूर्वास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पूर्वास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो यह पंजाब के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कथन 1 में कि धर्मपाल को ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे उसने पराजित किया, और ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया, और धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित भी किया। तो ये दोनों कथन हमको सही लग रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सी होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था थोड़ा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि गांधी जी ने 1932 में जो उपवास किए थे वो किसके लिए किए थे? बताइए दोस्तों, आप लोग उसको थोड़ा बताइए। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट होगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनियम के कारण। इसमें बता दें दोस्तों आपको कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी, और गांधी जी ने इसे भारतीय समाज की एकता के लिए घातक माना, क्योंकि गांधी जी का मत था कि इससे हिंदू समाज में अस्थायी विभाजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मिलान करने वाला है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ दिया है दोस्तों मिलान में कि फकीर विद्रोह ये कहाँ फकीर विद्रोह संबंधित है। तो फकीर विद्रोह दोस्तों बता दें कि ये बंगाल से रिलेटेड है। फकीर विद्रोह ये बंगाल हो जाएगा, और कुका आंदोलन ये पंजाब हो जाएगा, और
मोपला विद्रोह केरल हो जाएगा और खासी विद्रोह असम हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी होगा। दोस्तों बता दें इसका आंसर सी होगा। चलिए 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। माने ये जो आंदोलन जो हुआ है इसमें से किसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब उस आंदोलन की वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से भी कम नहीं था। तो ये आपको बता दें दोस्तों कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन लाया गया था, इसे चौरी कांड के कारण इसे 1922 में वापस ले लिया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया? तो बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें इसका आंसर सी होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो बता दें दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। और मजहरुल हक सदाकत आश्रम का भी स्थापना किए थे जो पटना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? देखिए आ गया ना, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये बता दें कि ये 16 दिसंबर 1916 में हुआ था। चलिए विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी होगा मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों बहुत प्राचीन काल से भी आ रहा है, चलता आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो ये मेसोपोटामिया इसका आंसर होगा, मेसोपोटामिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? बताइए किस धर्म से मतलब रिलेटेड है, ऐसा ही पूछ रहा है क्वेश्चन। अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? तो बता दें इसका आंसर सी होगा बौद्ध धर्म से। एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, ये बौद्ध जैन और मतलब इसमें बता दें दोस्तों, ये तीनों होगा। देखिए इसमें तीनों धर्म के संगम में है, इसका तीनों धर्म से भी संबंध था। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में चुनाव का प्रचार किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग भी थोड़ा हमसे थोड़ा बोलने से पहले आप लोग थोड़ा इसको पॉज करके आप लोग थोड़ा सोचिए और इसको बताने की कोशिश करें कि इसका क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा, डी अनुच्छेद 243 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है
उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए दोस्तों। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की जो पहले हो, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? बताइए दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन था? बताइए आप लोगों का क्या होगा इसका आंसर। तो ये बता दें दोस्तों, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था। इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? यानी प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है यानी बनाई जाती है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, 3 जनवरी 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो बताइए कौन कौन थे राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए भी उसके मृत्यु हुए थे? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए, ये जाकिर हुसैन जी थे और फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, 2 और 4 केवल। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सांसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए आप लोग का आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 327 होगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो ये आप लोग को पता ही होगा। इसका आंसर डी होगा, प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से पता है कि इनमें से चारों में से एक सुमेलित नहीं है। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये सही है। ठीक। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये दोस्तों सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी इससे क्या इस जो 4 ऑप्शन है, इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या पर है कि संपूर्ण मानव जाति 17% जनसंख्या पर है, और आगे दिया है देख लीजिए 2 और ऑप्शन है ना, कि संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या पर है कि संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या पर है। तो बता दें दोस्तों, ये इसका आंसर होगा संपूर्ण मानव जाति के 17% जनसंख्या पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप लोग का पता ही होगा, मणिपुर, इसका सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर भी होगा नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समूहों में से कौन से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताइए आप लोग दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें, इसका आंसर होगा बी, कंचनजंगा, इसके बाद एवरेस्ट और इसके बाद अन्नपूर्णा और धवलागिरी। निम्नलिखित में कौन अक्साई चेन का भाग है? बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन अक्साई चेन का भाग है? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर डी होगा, लद्दाख का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन कौन सही है और कौन नहीं सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, ये गलत है। पश्चिम बंगाल केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल केवल 5 राज्यों में फैला है, ये भी गलत है क्वेश्चन थी इसका। और पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये इसका आंसर यही ठीक लग रहा है दोस्तों हमको। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में है, एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? यानी जो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन हिमालय पर्वत में स्थिर है? बताइए आप लोग दोस्तों। तो चोह ओहू और लहतोसे कि यही हमको तो लग रहा है दोस्तों। और अनामलाई और सिरोमली, ये अनामलाई सिरोमली नहीं है दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम बताना है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी कि दोदाबेटा कि अमरकंटक कि महेंद्रगिरी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा दोस्तों, अनाईमुड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ियाँ? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत की सतपुड़ा श्रेणी कि राजमहल की पहाड़ियाँ कि अरावली की पहाड़ियाँ? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा की श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र समिति संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समिति संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करता है। और चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, और इसमें कथन में दिया है 2 दोस्तों, 2 और 3 ना। क्वेश्चन 1 था, कथन 1 था और कथन 2 देखते हैं। अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है। और 3 में दिया है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर? तो एग्जैक्ट इसका आंसर बी होगा, ए और 3 सही है। मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? बताइए आप लोग, मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा डी, कीमत और मांग में विपरीत संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? उपभोग की आय नहीं, गलत है। उपभोग की आय गलत है। वस्तु की कीमत ये भी गलत है। उपभोक्ता की पसंद ये भी गलत ना। ये तीनों सही है दोस्तों, सॉरी, ये तीनों सही है, लेकिन ये व्यक्ति की ऊंचाई, इसको लेना देना नहीं है इससे। तो एग्जैक्ट आंसर इसका डी होगा। आपूर्ति का नियम क्या बताता है? आपूर्ति का नियम क्या बताता है? बताइए दोस्तों, आपूर्ति का नियम क्या बताता है? कि इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा कि कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलन मूल्य क्या है? संतुलन मूल्य क्या है बताइए।
संतुलन मूल्य क्या है? तो इसका होगा आंसर सी, जहाँ मांग की और आपूर्ति बराबर होती है। जहाँ मांग और आपूर्ति बराबर होती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों, उत्पादन के कार्यों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, भूमि शामिल है, श्रम भी शामिल है, पूंजी भी शामिल है, लेकिन इसका कर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। चलिए कथन और कारक से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बताइए, कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है, और कारण में दिया है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा, कथन ए सही है, कारण गलत है। कथन ए सही है, कारण गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की तरंगें हवा से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? जब प्रकाश की तरंगें हवा से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, लैक्टोमीटर का, कि डेसीमीटर का, कि सेक्रोमीटर का? इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों बता दें, बी होगा, ब्यूटेरियोमीटर। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आगे क्वेश्चन। वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं होकर गुजरने देते हैं उस कुचालक कहलाते हैं। और दूसरा में दिया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास 32 डिग्री से 40 डिग्री तक होती है। बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, न तो एक और न ही दो, कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एमीटर विद्युत धारा को मापने वाली यंत्र है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर, बता दें, गैल्वेनोमीटर ये विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जाए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जाए, ऐसे विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन, कि असंतृप्त विलयन, कि कोलाइडे विलयन, कि जेल? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सके, उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। बताइए आंसर आप लोग। दो परमाणुओं की वो समस्थानिक कहा जाता है। उनकी परमाणु संख्याओं समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, कि उनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए होगा, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो ये बताया दोस्तों, गोल्ड और मरकरी नहीं, सोडियम और आयरन ये भी नहीं होगा, और पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर पोटेशियम और गोल्ड होगा दोस्तों। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यतः क्या होता है। बताइए दोस्तों, कम होता है कि बढ़ता है, कि अपवर्तित रहता है, कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें इसका आंसर दोस्तों बी होगा, बढ़ता है। क्षार धातु बहुत नरम, हल्की तथा चांदी के समान श्वेत होती है। लिथियम की सीजियम की ओर बढ़ने पर क्षार धातु का घनत्व समानतः बढ़ता है। लेकिन पोटेशियम एक अपवाद है जिसकी घनत्व सोडियम से कम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम होगा। बताइए दोस्तों। तो ये बता दें गैस चूल्हा, ये इसका आंसर सी होगा, गै-लुसाक का नियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं। जीव केवल जैविक जनन करते हैं, कि जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, कि जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, कि जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सत्य है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सत्य है बताइए आप लोग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों बता दें डी, इसका डी होगा। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जीव लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं, ठीक है। और जीव के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है। चलिए आगे। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। केवल ए होगा कि केवल स्वपोषी, कि केवल परपोषी, कि स्वपोषित तथा परपोषी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर स्वपोषी और परपोषी दोनों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थिति होती है। पहला दिया है कि इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थिति होता है, और यह सबसे छोटी जीवित कोशिका
गाय हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं और कई माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है कि इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बता दें दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा, केवल 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, इनमें से एक गुहा गर्सिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है, बताइए। पादप की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। चाहे मिलान करने वाला दोस्तों का क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग मिलाइए, वीडियो के पॉज करके आप लोग मिलाने की कोशिश करिए। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो 55 है ना, 55 का बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा वर्ग है जो टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये साइलोटम संबंधित है, सिलेजिनेला ये भी संबंधित है, और इक्विसिटम ये भी संबंधित है, लेकिन ये संबंधित नहीं है लिवर फॉर। इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। कैशे मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। पौधे हैं कि जानवर कि जल कि बैक्टीरिया, बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर जल होगा। अजैविक घटक होते हैं, देखिए जल अजैविक घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होते हैं, लेकिन वे जीवों के जीवन के सीधे प्रभावित करते हैं। जल, हवा, मिट्टी, तापमान, प्रकाश और आदि उसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्योंकि यह जीवों में शारीरिक क्रियाओं में पौधे के प्रकाश संश्लेषण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत पौधे में जानवर और बैक्टीरिया जैविक घटक और जो जीवित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 60। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बता दें, आपको पता ही होगा दोस्तों, सी होगा इसका आंसर, प्रकाश संश्लेषण। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होगा दोस्तों। आइजैक न्यूटन नहीं होगा, गलत है। चार्ल्स डार्विन नहीं होगा। अल्फ्रेड नोबल यही सही होगा दोस्तों। गीता किस ग्रंथ का भाग है, बताइए। गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, महाभारत का। निम्न कथनों पर विचार करिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। तो ऐसे सही है दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता की मांग की गई, यह भी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यह भी सही है। इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दिया है दोस्तों इसमें 3। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका
हाँ, ये भी सही है दोस्तों। और इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई, ये भी सही है। तो इसका ये तीनों सही है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए, निम्न कथन पर विचार करिए। फेन कथन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला दिया है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। सही है दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 हुई थी, ग्रीस में हुई थी दोस्तों, पता ही होगा आप लोगों का, ये भी सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में, ग्रीस नहीं दोस्तों, एथेंस होगा। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन को प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी गई थी। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये होगा, जहांगीर ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो ये हो जाएंगे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि रामायण है दोस्तों। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मलत का, कि करुणा का, कि वैभव का। तो बता दें दोस्तों, इसमें मलभ भी है और करुणा भी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए और बी दोनों होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा, 1946 में। चलिए, मिलान करने वाला दोस्तों क्वेश्चन आ गया, और बताइए इसका, आप लोग मिलाइए। बताइए दोस्तों इसका आप लोग क्या होगा इसका आंसर। और देखिए इसमें दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये होगा 116वां। चलिए, चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर कंपैशन का लेखक कौन है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर कैलाश सत्यार्थी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है, सबसे महंगी टीम कौन बन गई है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये हरियाणा में चलेगी दोस्तों। निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का
मुख्य अतिथि देश कौन है? न्यूजीलैंड है, नहीं होगा दोस्तों। स्विट्जरलैंड नहीं होगा। डेनमार्क नहीं होगा। इसका आंसर फिनलैंड होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2024 में यूरेनियम का आपूर्ति का समझौता किया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2024 में यूरेनियम का आपूर्ति का समझौता किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा, कनाडा के साथ किया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, प्रगति और विकास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? बताइए दोस्तों, ये कौन सी कंपनी बनाई है? तो दोस्तों ये डी का आंसर डी होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम बर्ताव को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया? बताइए दोस्तों, किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, रणजीत रिंकी सिंह गिल। और देखिए दोस्तों, इस मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो आप वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए, 81 का होगा 859, ऑप्शन ए। और 82 का भी ए होगा 8। 83 का भी बी होगा दोस्तों 720। 84 का सी होगा 55। और 85 का डी होगा 2.25 रुपया। और 86 का बी होगा दोस्तों 12,000। और 87 का डी होगा, चलिए 88 देखते हैं। 88 का सी होगा। और 89 का डी होगा दोस्तों। और 90 का ए होगा। चलिए, और यहाँ से इंग्लिश है दोस्तों, तो बता दें इसका आंसर ए होगा, द बॉडी फेल ऑफ। और 92 का भी होगा, मेक मनी क्विकली। 93 दोस्तों बता दें, 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर ए होगा दोस्तों, विथ। 94 का बता दो दोस्तों, पी होगा, सिंस होगा। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। 95 का आंसर बी होगा दोस्तों, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और 96 देखते हैं दोस्तों। 96 देखते हैं, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? ये बताना है आपको कि लहर है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो समूहवाचक नहीं होगा दोस्तों, गलती है। भाववाचक भी गलती है। व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए 97 नंबर देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द चुना है। कमायनी नहीं होगा दोस्तों। आम नहीं होगा। रसीला नहीं होगा।
वकील, ये सही होगा दोस्तों, वकील यही होगा दोस्तों, क्योंकि इससे जाति का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संख्या है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर चमड़ा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो माधुर है, माधुर है। और गुरु शब्द का वचन शब्द क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा गुरुजन। तो इतना ही दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लोग सब कर लिए हैं। देखिए इसका आंसर दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।